हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं डेली जो कि रात को 8:50 में यहाँ पर हिंदी का फुल टेस्ट आपका सॉल्व कराया जा रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हिंदी के साथ साथ आपकी यूपी जीके है ना, और साथ में कंप्यूटर आज जो एग्ज़ाम में आते हैं वो भी क्लास से आपको दी जा रही है। हर हर महादेव, गुड इवनिंग सभी को। हर हर महादेव, सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। चलिए, राधे राधे भैया, सभी को राधे राधे, सभी को जय हिंद, सभी को राधे राधे। आवाज़ वगैरह आ रही है, क्लियर हो रही है तो एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिए और इसके बाद हम लोग क्लास की स्टार्ट करते हैं अच्छी तरीके से। चलिए, सभी को गुड इवनिंग, हर हर महादेव। चलिए, नमस्ते भैया, नमस्ते। नए जुड़े हैं तो एक बार जय हिंद लिख दीजिएगा, ठीक है। राम राम, गुड इवनिंग। चलिए, राम राम। चलिए, आ रही आवाज़ है ना, रेडी है? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, वह अगले साल आएगा। वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है आपसे पूछा गया है। वह अगले साल आएगा, तो हमने कहा सर वह अगले साल आएगा, इसका मतलब ये हो सकता है कि हम ये कह सकते हैं वो अगले साल आएगा, अगले साल में आएगा। तो अधिकरण कामा में, जो हम में कामा पर होता है वो होता है अधिकरण में, तो इसको ऑप्शन बनेगा सी नंबर राइट हो जाएगा, सी आपका हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, कला और अंतिम, कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है, इसमें कितने आपके विशेषण है। यहाँ पर जो आप देना है, आपसे कह रहा है कि कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय क्या है, सौंदर्य है। वाक्य में पूछा है विशेषण जो आपके हैं वो आपके कितने हो जाएंगे। तो आप कहेंगे सर कला का अंतिम शब्द आपका है ना, यहाँ पर सर्वोच्च जो शब्द आपका दिया गया है ना, और यहाँ पर आपका देखा जाए तो आपका जो दिया गया है कौन, सर्वोच्च ध्येय क्या है, सौंदर्य, तो इसका आपका ध्येय भी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए जो 3 वाला ऑप्शन आपका डी नंबर दिया है वो आपका जवाब है राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, कौन शब्द आपका स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है, 3 नंबर आपसे कह रहा है। ऋतु कैसी है, आप कहेंगे सर पंडित कैसा, हंस कैसा, आचार्य कैसा है। आपका पहला ये ऑप्शन हो जाएगा आपका ऋतु, मतलब जिन लोगों ने जवाब दिया है ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग। यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। अकर्मक मतलब बिना कर्म की ही क्रिया पूरी हो रही होगी, अकर्म, है ना। देखो यहाँ पर आपसे पहला पॉइंट कह रहा है, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, चिड़िया चाना दाना चुग रही है, पशु मैदान में चल रहे हैं, अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए जो आपका दिया गया है उड़ रहे, है ना, उड़ना शब्द जो आपका है ये क्या है, क्रिया है, लेकिन यहाँ पर कर्म आकाश नहीं होगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन कर लेते हैं क्या ये सही है क्या नहीं है। तो हमने कहा जब आपको क्रिया करना होता है तो आप कहेंगे सर क्या उड़ रहे हैं, है ना। हमने कहा सर जो भी क्रिया होती है उसमें क्वेश्चन किया जाता है क्या का, तो क्या उड़ रहे हैं, आप कहेंगे सर पक्षी उड़ रहे हैं। तो पक्षी तो आपका हो गया कर्ता, यहाँ पर ये पक्षी क्या हो रहे हैं, कर्ता हो रहे हैं। कर्म पर फोकस तो हो ही नहीं रहा है, जब कर्म पर फोकस नहीं हो रहा है तो आपका आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। अब हमने कहा कि अगर यहाँ पर ये वाला आपका कर्मक है तो सर बी वाले को भी यहाँ पर एक बार ऐसे सेटिस्फाइड करिए। हमने कहा यहाँ पर पूछेंगे क्या चुग रहा है, चुग रहा है, हमने कहा इसमें क्वेश्चन करिए क्या चुग रहा है ना। तो आप कहेंगे सर दाना चुग रहा है, तो दाना हो गया कर्म। तो अब आपको समझ में आ गया कि इसमें कर्म है, इसमें भी कर्म है, इसमें, लेकिन इसमें कर्म नहीं, इसमें कर्ता पर फोकस हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया है। पूर्वकालिक क्रिया आपसे पूछा गया है और आप दे सकते हैं कि ठोकर लगते ही लड़का गिर गया, वह चाय पीकर घूमने जाता है। देखो वह चाय पीकर घूमने जाता है, तो पहले तो भाई चाय पिया होगा तभी तो घूमने गया होगा, है ना। तो आप कहेंगे सर आंसर नंबर आपका बी वाला यहाँ पर सभी का जवाब सही हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाच्य दिया है। गर्मियों में रोज नहाया जाता है, मैं अब और नहीं लिख सकता, विद्यार्थी देर तक पढ़ते हैं, नानी द्वारा कहानी सुनाई गई, है ना। हमने कहा सर यहाँ पर जो आंसर है आपका 6 नंबर में वो ऑप्शन इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए, गर्मियों में रोज नहाया जाता है ना, तो इसमें तो आपका भाववाच्य नहीं है। मैं अब और नहीं पर लिख सकता हूँ, है ना, मैं अब और नहीं लिख सकता हूँ। चलिए, मैं अब और नहीं लिख सकता, इसमें कहाँ से आ रहा है भाई, यहाँ पर अब बी वाले में कहाँ से, किस हिसाब से भाव आपको लग रहा है कि इसमें भाव लगा दिया जाए। यहाँ पर भाव शब्द आपको लग रहा है, यहाँ पर ऐसा तो नहीं लग रहा है ना। तो ऑप्शन बी में भाव दिख रहा है, ना ही तो ऑप्शन सी विद्यार्थी देर तक पढ़ते हैं, इसमें भी आपका भाव थोड़ो है।
अब यहाँ तो या तो ए नंबर होगा या तो ऑप्शन डी नंबर होगा। अब दोनों में देखिए कोई ऑप्शन है आपको लगाना है। देखो चलिए, कह रहा है गर्मियों में रोज नहाया जाता है ना। नानी द्वारा कहानी सुनाई गई, नानी द्वारा कहानी सुनाई गई। तो यहाँ पर अगर द्वारा शब्द लगा होता है तो क्या होता है, द्वारा शब्द होता है कर्म में। किस में होता है, कर्मवाच्य हो जाता है। जब द्वारा लग जाता है कर्म हो जाता है। ये द्वारा शब्द होता है कर्मवाच्य में, तो आपका डी वाला नहीं होगा। तो आपका बच्चा है गर्मियों में रोज नहाया जाता है। यहाँ पर आंसर आपको देना है, यहाँ पर आपका हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अच्छा, जहाँ निगेटिव होगा तो वो आपका 100% आपका यही होगा। हमने एक बार आपको बताया भी था कि जरूरी नहीं कि निगेटिव के साथ। याद रखिए, यहाँ पर एक क्रिया होती है आपकी, कौन सी, अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया होती है और अकर्मक क्रिया के साथ निगेटिव होता है। अकर्मक क्रिया के साथ निगेटिव होता है। यहाँ पर जरूरी नहीं कि आपका नहीं लिख दिया इसका मतलब भाव में चला जाएगा, ऐसा तो नहीं आपको रूल पढ़ाया गया है। आप अच्छे से पढ़िएगा कि निगेटिव अगर होए तो 100% भाव नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन को समझिए, कह रहा है रोज नहाया जाता है, फोकस हो रहा है इतने में, देखिए इसमें भाव दर्शा रहा है। ठीक है ना, तो आपका आंसर ए वाला बनेगा। बाकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया गया क्षुधित विशेषण बना है। क्षुधित विशेषण बना है, यहाँ पर बताना है। चलिए, अच्छा एक क्वेश्चन दिया गया था अब चला जाए, उसमें तो निगेटिव नहीं था। एक क्वेश्चन आपका है अब चला जाए, अब चला जाए, इसमें तो निगेटिव नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी ये भाववाच्य, ये कैसे वाच्य हो गया। अगर आपका मानना है कि जिसमें निगेटिव होता है वो भाववाच्य होता है, तो भैया इसमें तो कोई आपका ऐसा निगेटिव नहीं है, लेकिन ये तो भाववाच्य आपका है ना। तो जरूरी नहीं होता कि निगेटिव है, बस आपका होता है कि क्रिया अकर्मक होना चाहिए। क्रिया जो होगी वो अकर्मक होती, याद रखिएगा। क्रिया अकर्मक हो और निगेटिव हो, ये दो आपके रूल होते हैं, 2 पॉइंट होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया क्षुधित विशेषण बना है 7 नंबर में। तो 7 को ऑप्शन देखिए, क्षुधित दिया है आपका भाववाच्य संज्ञा से है। 7 को ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर आपके हो जाएगा सी हो जाएगा। ये क्षुधा से बना है, किससे बना है, तो ये जो क्षुधा बना है क्षुधा संज्ञा से बना है। यहाँ पर क्षुधित तो आपका आंसर हो गया आपका सी नंबर है। अगला है हार्दिक विशेषण की संज्ञा है। हार्दिक विशेषण की संज्ञा है। हार्दिक जो विशेषण है यहाँ पर संज्ञा है 8 नंबर में, देखिए क्या है। चलिए, हृदय, हृदय जो दिया है, हद दिया है और हृदय दिया है। तो हृदय से ये पूरा तो हो नहीं सकता हृदय, अगर हृदय होता तो हार्दिक थोड़ा बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। हृदय, हृदय, हृदय जो दिया है, हृदय, हृदय में एक प्रत्यय लगाया गया है। क्या, इसमें लगाया गया है एक प्रत्यय, और एक प्रत्यय से बन गया है आपका हार्दिक हो गया है। हमने एक बात बताया था कि पहला जो शब्द हो गया हार्द हो गया ना, बड़ा। हमने कहा था जब एक प्रत्यय लगा होता है तो जो पहला पॉइंट होता है वो बड़ा आ की मात्रा लग जाती है। और देखिए आपका आंसर आपका ये नंबर है, राइट भी हो गया है। ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, वह जो व्यंजन है वो आपका कैसा है। वह व्यंजन जो आपका है कैसा व्यंजन है, तो ये या रा ला व अंतास्त होते भी नंबर है। अगला है संयुक्त व्यंजन आपका कौन सा नहीं है, तो आप कहेंगे संयुक्त व्यंजन छा है, त्रा है, ज्ञा है, लेकिन फा नहीं होता, ये आपका ओष्ठ में होता है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया 11 नंबर में और आपसे कह रहा है कोरम का हिंदी शब्द क्या होता है। कोरम का हिंदी शब्द क्या होता है, यहाँ पर देना है। देखो यहाँ पर देखिए 11 नंबर का जो ऑप्शन होता है कोरम, एक शब्द हमने पढ़ाया था आपको, कब, कोरम पढ़ाया था, कोरम। अब आपको याद आ गया होगा, कोरम मतलब होता है गणपूर्ति, है ना। याद रखिए लोकसभा और राज्यसभा के लिए हमने कहा था 1/10 कोरम होना चाहिए। कोरम अर्थात गणपूर्ति होना चाहिए, तभी आपका चलेगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा, यहाँ पर ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है रूढ़ शब्द इनमें से कौन सा है। रूढ़ शब्द याद रखिए ऐसा होता है जिसका हम खंडन नहीं कर सकते हैं। अगर उस शब्द को तोड़ेंगे तो उसका भी अर्थ नहीं निकलेगा खंडन के बाद। यहाँ पर देखो आपसे कह रहा है क्या, पंकज जो ये तो विशेष है, विद्यालय क्या है, विद्याधनालय ये तो आपका ही है, जलज भी आपका है, लेकिन कमल नहीं है। हमने बताया था कमल को अगर आप तोड़ना चाहें तो तोड़ तो सकते हैं, लेकिन तोड़ने के बाद इसके अर्थ आपको नहीं निकलेंगे, है ना। तो यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या होता है, हाथी होता है। अब हाथी शब्द को तोड़ेंगे तो कोई अर्थ निकलेगा नहीं, वैसे अगर का को हम तोड़ेंगे या कम को तोड़ेंगे तो कोई अर्थ एक अब निकलेगा, उसका भी मतलब नहीं होगा। तो यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, मीनाक्षी का अर्थ इनमें से क्या होता है। मीनाक्षी का अर्थ होता है क्या, तो आप कहेंगे सर मीनाक्षी कहा जाता है मछली की तरह गोल आंखों वाली को कहते हैं मीनाक्षी। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। देखिए जिसका आ गया है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अंत और अंत्य युग्म शब्द के सही अर्थभेद बताना है।
अंत, है ना, कहते हैं अंत है, तो अंत मतलब समाप्त, और अंत मतलब होता है नीचे, जैसे अंत्यज, है ना, एक शब्द होता है अंत्यज। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बनेगा ए नंबर है, राइट हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल सही है कि पंकज और जलज आपके योग रूढ़ शब्द हैं, वेरी गुड। अगला देखो दिया गया है क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, दिया गया है कली और कली, है ना। अब यहाँ पर देखिए कली शब्द से तो पता चल गया है कि आधा खिला हुआ जो फूल होता है उसे आपको कली कहते हैं, और कली मतलब होता है कलयुग, बोलते हैं ना कली का अवतार होगा, कली का अवतार अर्थात जो कलयुग है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। जय भीम नमो बुद्धाय। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वह मार्ग जो चलने में कठिनाई पैदा करता है उसके लिए क्या कहते हैं। वह मार्ग जो चलने में कठिनाई पैदा करता है, तो ये होता है दोस्तों दुर्गम, बोलते हैं ना रास्ता बड़ा दुर्गम है, क्या बोलते हैं, ये रास्ता बड़ा दुर्गम है ना। यहाँ पर इसका जो आंसर है वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है उप उपसर्ग से बने हुए शब्द किस समूह में है। चलिए बताना है, आपका जवाब क्या हो जाएगा। राम राम भैया, राम राम। यहाँ पर कह रहा है उप से, और देखिए उप वाले में पहला दिया है उपवन दिया है, उपकार दिया है और उपलक्ष्य दिया है। तो जब आपको पहला ऑप्शन मिल गया है तो हम पहले ऑप्शन लगा देंगे, बाकी और कहीं जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उपा दिया गया है, ये तो हो नहीं सकता है, उपा हो नहीं सकता है ना। यहाँ पर उपयुक्त दिया गया है, उपधन युक्त, ऊपर युक्त, ऊपर, इसमें ऊपर आपका हो जाएगा, है ना, तो इसको ऑप्शन नहीं बनेगा। अगला है निम्नलिखित में से कृत्यवाच्य प्रत्यय वाला शब्द क्या है। देखो का से कृत्य, का से क्रिया, और क्रिया में प्रत्यय वाला शब्द आपसे पूछा गया है 18 नंबर में। तो यहाँ पर आपसे दिया गया है आपसे धनवारिया, फिर दिया है बुड़की, फिर दिया है घबराहट, फिर दिया है डॉक्टरी। तो भैया ये तो आपकी भाववाचक संज्ञा है ना, डॉक्टरी भी भाव हो जाएगा, बुड़की भी नहीं होगा, लेकिन देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर प्रत्यय किस में लगा है, प्रत्यय तो लगा है आपकी इसमें लगा है, या प्रत्यय है ना। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका ए वाला में आपका प्रत्यय लगा हुआ है, जो कि आपका आंसर राइट हो गया है। अगला दिया गया है उड़न तस्तरी, उड़न तस्तरी में कौन सा समास है, उड़न तस्तरी में समास क्या है। चलिए उड़न तस्तरी में हो जाएगा उड़ती है जो तस्तरी, क्या बोलेंगे, उड़ती है जो तस्तरी, इसको लिखेंगे उड़ती है जो तस्तरी, उड़ती है जो तस्तरी आपका होता है तस्तरी। तो आप कहेंगे है जो शब्द जब लगा होता है, हमने बताया है जो शब्द लगा हो या के समान आपका लगा हो, तोड़ने में अगर है जो आ जाए या के समान आ जाए या रूपी शब्द तोड़ने में मिले या तो महाशब्द स्टार्टिंग में लगा हो, हमेशा कर्मधारय समास ही होता है, जो कि आप सबका जवाब सही लग रहा है। सभी लग रहे हैं, सभी कौन सा लग रहा है, इसका जो आंसर आपका ए नंबर आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर डाल दिया करें, है ना। कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस क्रमांक में द्वंद्व समास है। चलिए यहाँ पर द्वंद्व समास जो 20 नंबर में है, तो भीमार्जुन, भीम और अर्जुन आप कहेंगे सही है। 22 दिया गया है, 22, है ना, क्या दिया है 22। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 21, 20 और 2 22, है ना, तो यहाँ पर आपका ये हो गया। 55 दिया गया है, 50 और 5 55, मतलब ऑप्शन आपका डी वाला हो जाएगा ये सभी। अगला है किस शब्द में संधि का प्रयोग हुआ है। संधि का सही प्रयोग आपसे पूछा गया है 21 नंबर में, पहला ऑप्शन देखिए, कह रहा है अधाधन पतन दिया है, अधोपतन, ये क्या जो दिया है अधा पतन होता है, अधा दिन है पतन हो जाएगा, अधा पतन हो जाएगा। देखो ये जो ओ की मात्रा नहीं होगा, अधा पतन क्या होता है, अधा पतन होता है। फिर दिया प्रातः काल तो सही है, यहाँ पर अंतापुर आपका ये भी सही है, यहाँ पर याद रखिए बी और सी वाला ऑप्शन आपका डी बनेगा, ठीक है। अब ये देखिए इसको आपको याद रख लेना है कि इसमें अधा पतन होता है। यहाँ पर अगला दिया है निम्नलिखित में से संधि गलत प्रयोग हुआ है 22 नंबर में। 22 वाले में देखते हैं, 22 वाले में क्या कह रहा है, कह रहा है पूरा धन कृत पुरस्कृत आपका हो गया, गृणाधन पद आधा सा आपका लग के आपका पूरा हो गया, ये भी सही है। श्रेय धन कर श्रेष्कर, ये भी सही है। अब यहाँ पर देखो दिया है वनः धनपति वनस्पति दिया गया है। अब ऑप्शन नंबर आपका जो डी दिया गया है ना, जो डी नंबर दिया गया है, यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा वनस्पति, वनस्पति। यहाँ पर देखा जाए तो विसर्ग इसके स्थान पर सा हो जाता है, विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है वनस्पति। क्या डी वाला आपका सही हो सकता है। चलिए का दिया है खा हो और फा हो, तो विसर्ग के स्थान पर सा हो जाता है, मतलब आधा सा हो जाता है। इसमें डी वाला है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 22 वाले में देखिए हमें ऐसा लग रहा है डी वाला, डी वाले में जैसे दिया गया है आपका वनस्पति दिया है, तो वन तो हमने लगा लिया, और आधा जो सा दिया है
आधे सा का क्या होता है, विसर्ग होता है, और यहाँ पर पति हो गया वनस्पति। ये तो आपका सही लग रहा है। अब बताइए कौन सा है, पूरा धन करत है, पुरस्कृत हो जाएगा, और घृणा धन दिया है, घृणा दिया है, और स्पद दिया है, ये भी है। श्रेय धन कर श्रेष्कर दिया है, ये भी सही दिया है। चलिए एक बार इसको हम देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में हमें ऐसे लग रहा है सभी सही लिए गए हैं, है ना, शायद सभी सही लग रहा है ना, यहाँ पर सभी सही लग रहा है। क्वेश्चन नंबर गोला का 22 का अपनी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला आपसे दिया गया साधुवाचार का संधि विच्छेद पूछा गया है, साधुवाचरण का संधि विच्छेद पूछा गया है। 23 नंबर आपसे कह रहा है साधुवाचरण होता है साधुधन आचरण, क्या बनेगा, साधुधन आचरण। और जब साधुधन आचरण है वो ऑप्शन क्या बनेगा, 23 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर, साधुधन आचरण, इसका डी नंबर राइट हो जाएगा, डी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है किस समूह में सभी शब्द आप संधि युक्त हैं, किस समूह में सभी शब्द संधि से युक्त हैं, संधि से क्या है, युक्त हैं। अर्थात यहाँ पर देखिए 24 नंबर में पहला पॉइंट दिया गया है, कह रहे हैं निमाड़ी दुर्जन, तो यहाँ पर देखा जाए दुर्जन और दिया है निश्चल दिया गया है, साकार है, सरोज है, मयूर है, देवेंद्र है, निशीथ है, संकुल है। मनोज देखिए, मनोज वाले में देखिए, मनोज में मना धन जो हो जाएगा, और नरेश में नरह धन ईस हो, नर धन ईस हो जाएगा, और शीतुर होता है शीत धन रुति, डी वाला बिल्कुल सही है, डी वाला आपका हो जाएगा। यहाँ पर आंसर आपका संधियुक्त आपके डी है, इनका हम संधि कर सकते हैं। अगला है निष्फल में कौन सी संधि है, क्वेश्चन नंबर आपका 25 है। 25 नंबर में देखिएगा निष्फल, तो आप कहेंगे आधा सा को हटा देंगे और आपका विसर्ग लग जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या बनेगा, यहाँ पर नी बनेगा, और आधे सा को हटाकर विसर्ग लगा देंगे और फल बन जाएगा, तो ये तो विसर्ग संधि आपका हो गया है, डी नंबर हो गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है अनुरक्त का विलोम क्या होता है, क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है अनुरक्ति का जो विलोम होता है यहाँ पर क्या होता है, 26 नंबर है। तो अनुरक्त मतलब होता है क्या, यहाँ पर अनुरक्त मतलब होता है प्रेम, है ना, क्या होता है, प्रेम। तो जब प्रेम ना हो तो इसका विलोम होता है विरक्त, जब किसी से घृणा हो जाती है, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है प्रच्छन्न शब्द का विलोम इनमें से कौन सा है, प्रच्छन्न का विलोम क्या होता है, प्रच्छन्न शब्द का विलोम, तो प्रच्छन्न का हो जाएगा प्रतिछन्न, प्रतिपन्न, प्रच्छन्न और प्रतिपन्न ये एक दूसरे के विलोम होते हैं। जैसे प्रत्यक्ष का प्रत्यक्ष होता है या परोक्ष कह सकते हैं, प्रतिबद्ध का अप्रतिबद्ध होता है, और मुख्य या प्राथमिक का गौड़ होता है। तो बचा हुआ जो आपका आंसर है यहाँ पर आपका बी नंबर है, आपका जवाब बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है, प्रभावी का विलोम नहीं है, नहीं शब्द आपसे पूछा गया है 28 नंबर में। तो आप कहेंगे सर प्रभावी का देखिए अप्रभावी हो जाएगा, निष्प्रभावी हो जाएगा, प्रभाव शून्य हो जाएगा, लेकिन अप्रयुक्त शब्द जो दिया है ये इसका विलोम नहीं हो पाएगा, दोस्तों याद रखिएगा, है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर आपसे क्या कह रहे हैं, यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से पर्यायवाची शब्द आपको सही विकल्प आपको चुनना है। यहाँ पर देखो दिया है दूध का पर्यायवाची इनमें से क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पर बताना है, आपका जो आंसर है राइट क्या हो जाएगा, दूध का पर्यायवाची पूछा गया है, वेरी गुड। यहाँ पर देखिए आपसे कह रहा है दूध का पर्यायवाची क्या है, 29 नंबर आपसे दिया है, और 29 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, तो 29 का हो जाएगा स्तन, जो कि ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर है। अगला है प्रेक्षा का पर्यायवाची क्या होता है, प्रेक्षा का पर्यायवाची पूछा गया है, और प्रेक्षा का हो जाएगा क्या, प्रेक्षा होता है दृष्टि, यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, 30 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर याद रखिए प्रेक्षा का जो होता है दृष्टि होता है, दृष्टि मतलब कह सकते हैं जैसे नेत्र है, नयन है, लोचन है, दृग है, आंख है, तो यहाँ पर आंसर आपका दृष्टि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आकाश का पर्यायवाची क्या होता है, कहेंगे सर आकाश का पर्यायवाची होता है व्योम, व्योम होता है, नभ होता है ना, यहाँ पर आपका अंबर भी होता है, अंतरिक्ष भी होता है, ऑप्शन आपका सी हो गया है। मुहावरे आपसे पूछा गया है, मुहावरे आपको बताना है, आपसे कह रहा है आंख का पानी ढल जाना, आंख का पानी ढल जाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो आंख का पानी ढल जाना मतलब होता है निर्लज्ज होना, निर्लज्ज होना मतलब ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चाहे जितना डांटा जाए, चाहे जितना डांटे, लेकिन वो अपने बाज नहीं आते, निर्लज्ज अर्थात तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है थाली का बैंगन, तो भैया थाली का बैंगन मतलब क्या होता है 33 नंबर में, तो थाली का बैंगन होता है सिद्धांतहीन व्यक्ति, सिद्धांतहीन, हीन मतलब क्या है, कमी है, उसमें सिद्धांत नहीं है, आज यहाँ तो कल यहाँ, आज यहाँ तो कल वहाँ, मतलब यहाँ पर होता है सिद्धांतहीन व्यक्ति, ऑप्शन आपका बनेगा डी नंबर राइट हो जाएगा, है ना। थाली में अगर बैंगन रख दोगे वो कहीं इधर कहीं उधर, कहीं इधर कहीं उधर, तो ऑप्शन क्या हो गया डी नंबर। अगला है कि तलवार की धार पर चलना, 34 नंबर है,
तलवार की धार पर चलना, मतलब नुकीला होना तो होगा नहीं, कठिन कार्य करना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका डी बनेगा। अगला है शुद्ध वाक्य चयन करना है। आपसे कह रहा है नदी के किनारे बहुत पेड़ खड़ा है, बहुत पेड़ खड़ा है। हमें तो आपको गड़बड़ी मिल गई पहले ऑप्शन में, क्या मिल गई है, यहाँ पर पहले ऑप्शन में कह रहा है नदी के किनारे बहुत पेड़ खड़े हैं, ये होना चाहिएगा। छात्र अनुशासन, अनुशासन शब्द आपका गलत दिया गया है। यहाँ पर देखो होना छात्र अनुशासन प्रिय होना चाहिए, छात्र अनुशासन प्रिय होना चाहिए आपसे कह रहा है। तो भैया छात्रों को, यहाँ पर छात्रों को अनुशासन प्रिय होना चाहिए, ये है। अगला है युद्ध मनुष्य को अमानवीय बनाता है ना, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा, युद्ध मनुष्य को अमानवीय बनाता है। इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर ए, राइट हो जाएगा। अमानवीय शब्द आपका बिल्कुल सही रखा गया है। यहाँ पर दिया गया है आपका डी नंबर में क्या गड़बड़ी है, साधनों का विकास करने होंगे। तो आप कहेंगे सर साधनों के विकास करने होंगे, यहाँ पर क्या गड़बड़ी है, साधनों के शब्द होना चाहिए था। तो ए गड़बड़ है, बी गड़बड़ है, डी गड़बड़ है, ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है माँ को अपने पुत्र में ममता होती है, माँ को अपने पुत्र में ममता होती है। यहाँ पर देखिए आपको बताना है यहाँ पर इनमें से क्या बन सकता है। चलिए शुद्ध वाक्य बताइएगा। यहाँ पर 36 नंबर में माँ को अपने पुत्र में ममता होती है या माँ को अपने पुत्र से ममता होती है, क्या भर दिया जाए, सी वाला। यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका थर्ड वाला आपका जवाब जाएगा, माँ को अपने पुत्र से ममता होती है, ऑप्शन सी बनेगा। अगला है तद्भव शब्द आपसे पूछा है। तद्भव शब्द होता है जो थोड़ा बहुत क्या होते हैं, एक प्रकार से यहाँ पर संस्कृत से निकाल कर लाए जाते हैं लेकिन पूर्णतः शुद्ध नहीं होते हैं, और ये अभ्रंश भी होते हैं, है ना। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर जो सूरज शब्द दिया है ये तद्भव आपका है, इसका तसम होता है सूर्य, क्या होता है, सूर्य होता है, याद रखिए सूर्य नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा काटना का तसम है। काटना का तसम होता है कर्तन, कहीं पर दिया गया है, ऑप्शन सी दिया गया है। अगला दिया गया है आपसे कह रहा है यहाँ पर किस रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है, किस रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो आंसर है यहाँ पर निर्वेद किसका हो जाएगा, फटाफट जवाब दीजिए 39 नंबर में। तो भैया यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर आ गया है 39 नंबर का ऑप्शन बी, यहाँ पर शांत हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भरत मुनि के अनुसार नाट्य शास्त्र में शांत रस का वर्णन ही नहीं मिलता है, तो इसका आंसर आपका बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दियोसान, क्या दिया है, दिवसावसान का समय मेघ में आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परी से धीरे 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 में अलंकार पूछा गया है। 40 नंबर आपसे कह रहा है। तो भैया 40 नंबर में यहाँ पर आपसे कह रहा है दिवसावसान का समय है मेघ में आसमान से उतर रही है, मतलब यहाँ पर सजीवता को निर्जीवता के साथ जोड़ा जा रहा है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर ये है आपका मानवीय अलंकार है ना, क्या है, मानवीय अलंकार हो जाएगा, यहाँ पर मानवीय हो जाएगा क्योंकि जिस पंक्ति में या जहाँ पर निर्जीव वस्तु का सजीव वर्णन कर दिया जाए, है ना, तो भैया वहां पर क्या होता है आपका मानवीय होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है अवतरण को पढ़ना है और आपको बताना है यहाँ पर राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए आपसे दिया गया है गद्यांश। आपकी क्वेश्चन गद्यांश से मिलेंगे, बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं होगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपका आ गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 46 दिया गया है। निम्न निबंधों को पढ़ना है और निबंधकार के साथ मिलान करना है। पगडंडियों का जमाना जो आपका है ये निबंध है कुबेर नाथ राय का है, किसका है, कुबेर नाथ राय का है, यहाँ पर 4 हो जाएगा। रसात्मक बोध के विधि रूप, रसात्मक बोध के विधि रूप ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, यहाँ पर आपका 1 बन जाएगा। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है ये विद्या श्रीनिवास मिश्र का है, यहाँ पर 3 हो जाएगा। और अगला है विवाह योग्य, ये आपका है किसका, गुलाब राय है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। तो आपका जो आंसर बनेगा 4 1 3 2 बनेगा, 4 1 3 2। देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपका मिल गया है डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद निबंध के लेखक कौन है। साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद निबंध के जो लेखक हैं वो आपके हैं कौन, यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा आपका डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन बी डॉक्टर नगेंद्र बनेगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है ठिठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग्य संग्रह के व्यंग्यकार कौन है। ठिठुरता हुआ गणतंत्र के जो आपके व्यंग्यकार हैं यहाँ पर इनमें से क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो 48 नंबर का ऑप्शन बनेगा डी नंबर है। भैया जो आपके व्यंग के लिए जाने जाते हैं वो हरिशंकर परसाई होते हैं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर है, राइट हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आचार्य शुक्ल के अनुसार छायावादी के
प्रथम व प्रतिनिधि कवि आपके हैं कौन। यहाँ पर देखिए कि आचार्य शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रथम व प्रतिनिधि कवि जो आपके हैं यहाँ पर कौन हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 49 नंबर में यहाँ पर जो सुमित्रा पंत है ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला हिंदी की आदि जननी क्या है। तो हिंदी की आदि जननी यहाँ पर आप कहेंगे सर संस्कृत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जिसका आएगा बी नंबर है, बिल्कुल सही जाएगा। क्लियर है ना, वेरी गुड। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य इनमें से कौन सा है। जी हाँ बताइए। यहाँ पर देखिए हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो आपका है इनमें से क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर 336 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य आपका है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है अपभ्रंश के प्रथम महाकवि आपके कौन थे। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि पूछा गया है और आपका जो आंसर है यहाँ पर स्वयंभू हो जाएंगे। स्वयंभू ऑप्शन आपका ए बनेगा। अगला है कि आदिकाल में किस कवि ने अवाहट भाषा में रचना किया है। आदिकाल में किस कवि ने अवाहट भाषा में रचना किया है। यहाँ पर देखिए ये है आपकी अब्दुल रहमान। जो अब्दुल रहमान हैं इन्होंने आदिकाल में आपके अवाहट भाषा में रचना किया। ऑप्शन डी बनेगा। अगला है खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि कौन थे। खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य का जो सृजन किया था वो किसने किया था, आपके अमीर खुसरो जी की। ऑप्शन आपका ए नंबर सभी का जवाब है, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है। मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है। यहाँ पर देखिए आप कहेंगे सर ये है आपका वर्ण रत्नाकर। क्या है, वर्ण रत्नाकर ये मैथिली का सबसे प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ माना जाता है। अगला दिया गया है आलम्बनत्व धर्म का साधारणीकरण होता है। यह पंक्ति किस विद्वान ने दिया है। यह पंक्ति आपके रामचंद्र शुक्ल ने दिया है कि जो आलम्बन है यह धर्म का साधारणीकरण होता है। अगला है कविता का अर्थात ये किस विधा की रचना है। कविता का अर्थात ये किस विधा की रचना है। तो ये है आपका ये आलोचना है, आलोचना है। अगला निम्नलिखित में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है। कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा उक्ति व्यक्ति प्रकरण। उक्ति व्यक्ति प्रकरण ये आपकी रचना व्याकरण ग्रंथ से है। ऑप्शन आपका डी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है किस कवि को अभिनय जयदेव के नाम से जाना जाता है। किस कवि को अभिनय जयदेव के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका पूछा गया है, सही जवाब क्या बनेगा। अभिनय जयदेव कहा जाता है आपके किसे। तो आप कहेंगे सर विद्यापति, जिसका ऑप्शन इसी नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे। अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे। अमीर खुसरो की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर अमीर खुसरो को तूतीय हिंदी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। परीक्षा कैसी भी हो लेकिन पेपर आपको, क्वेश्चन आपको हर प्रकार से मिलते हैं। चाहे पेपर आपका टीजीटी का क्यों ना ही हो लेकिन क्वेश्चन इतने छोटे मोटे आपके हर एग्जाम में मिलते हैं। यहाँ पर दिया है आला खंड का दूसरा नाम इनमें से क्या है। आला खंड का दूसरा नाम पूछा गया है और आप कहेंगे सर आला खंड का दूसरा नाम है परमाल रासो। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। यहाँ पर बताना है ना, क्या हो गया, बी नंबर हो जाएगा। लिखा तो टीजीटी है लेकिन आला खंड तो आपको हमने हर जगह पढ़ाया है और ये हर जगह क्वेश्चन आए हैं। ये टीजीटी की नहीं है, इसमें आपके ऑल एग्जाम के लिए क्लास होती है। लास्ट में हिंदी साहित्य आपकी ऐड कर दी जाती है ना। यहाँ पर दिया है कि अलवार संतों की संख्या कितनी मानी जाती है। आप कहेंगे सर अलवार संतों की संख्या है यहाँ पर आपका ए नंबर है, याद रखिए 12 मानी जाती है, जो 12 ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निर्गुण भक्ति के कवि नहीं है। निर्गुण भक्ति के कवि आपके कौन नहीं है। निर्गुण में आप कहेंगे सर कबीर दास हैं, दादू दयाल हैं, रैदास हैं, लेकिन श्री रामानुजाचार्य ये आपके निर्गुण में आपके नहीं आएंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विज्ञान गीता के रचयिता आपकी कौन है। विज्ञान गीता के रचयिता कौन है। विज्ञान गीता के हैं आपके केशव महाराज जी। कौन, केशव दास वाले, यहाँ पर केशव दास हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक आपके कौन है। शुद्ध खाएंगे तो आप बलवान हो जाएंगे, अर्थात आप कहेंगे सर बल्लभाचार्य। शुद्ध द्वैतवाद के हैं कौन, तो यहाँ पर बल्लभाचार्य हो जाएंगे। और अगला क्वेश्चन दिया गया है रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं। जो रामानंद के शिष्य हैं ये जो आते हैं, याद रखिएगा, ये जो आपके हैं रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में आते हैं। रामानंद जो आपके हैं रामानंद रामानुजाचार्य के शिष्य परंपरा में आते हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भक्ति काल को सबसे पहले किसने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा था। भक्ति काल को सबसे पहले किसने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा था। और ये जो स्वर्ण युग कहा था, याद रखिए इसको ऑप्शन ये हो जाएगा आपका गियर्सन, जॉर्ज गियर्सन ने कहा था।
अगला है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मालका कह गए सबके दाता राम। ये आपने पढ़ा भी होगा। यहाँ पर दोस्तों आप कहेंगे सर आपने एक नाम लिया है दास मालका, ये मलूक दास की ये पंक्ति याद रखिएगा, ठीक है ना। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मालका कह गए सबके दाता राम। तो याद रखिए ये आपके मलूक दास की पंक्ति है। अगला है पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लेखक को प्रदान किया गया था। उम्मीद है इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देंगे, है ना। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर आपका 354 है, यहाँ पर 354 का जो ऑप्शन है वो आपका सही क्या होगा, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।